हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ओशो। ओशो का टॉपिक रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिलता है, जो कि पेपर होता है फ़िलॉसफ़ी का, राइट। तो यहाँ पर हम ओशो की बात करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करते हुए चलेंगे और एंड तक हम इस वीडियो में देखेंगे। ओशो ओशो जब एक्सपायर होने वाले थे तब उनसे डॉक्टर्स ने कहा था कि मैं यहाँ पर आपको पेसमेकर सही करवा देता हूँ और आप आगे जीवन जी पाएंगे। तब ओशो ने कहा था, मैं जब मर जाऊँ तो मेरे जो वहाँ पर स्टोन लगेगा, जो मरने के बाद लगा देते हैं, तो वहाँ पर आप ये कभी मत लिखिएगा कि मेरी पुण्यतिथि। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, ना मैं कभी जन्मा हूँ ना मैं कभी मरूँगा, बस मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया था। जैसा कि मैंने ये सामने पीपीटी पर लिखा हुआ है, न कभी जन्मे न कभी मरे, बस 58 वर्ष के लिए इस पृथ्वी ग्रह पर भ्रमण करने आए थे। ओशो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने सोसाइटी में बहुत कुछ ओपन माइंडेड तरीके से चीज़ों को बताया, बट लोगों ने उसको किस किस नज़रिए से लिया है, ये लोगों की प्रॉब्लम है, ना कि ओशो की। ओशो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पर्सनालिटी रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बहुत कुछ कहा है। तो इसके बारे में इस बार इस टाइम के सिलेबस में ओशो के टॉपिक को रखा गया है। ओशो एक मॉडर्न थिंकर के रूप में आए हैं और एक्चुअली ये है मॉडर्न थिंकर। ये बात सीधी करते हैं, ये बात कहीं से भी कुछ भी मिला कर नहीं करते। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनका मेन नाम चंद्रमोहन जैन था। इनको इनकी नानी माँ, इनके मम्मी पापा चंदू के नाम से बुलाया करते थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 एक जैन फैमिली में हुआ था, जो कि भोपाल के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। सागर यूनिवर्सिटी से इन्होंने फ़िलॉसफ़ी में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक जॉब भी किया जो एज अ प्रवक्ता थी, लेकिन इनका कहीं पर भी कोई मन नहीं लगता था, तो इन्होंने जॉब भी छोड़ते चले गए। ये किसके लिए जाने जाते हैं? स्पिरिचुअलिटी के लिए। आध्यात्मिकता इनकी बहुत पीक पर रही है। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनकी नानी का पड़ा। ये अपने माँ बाप की सबसे पहली संतान थे। इनके माँ बाप ने इनको नानी नाना के घर पर छोड़ दिया, ये वहीं पले बढ़े। जब इनके नाना जी एक्सपायर हुए तब से इन्होंने मौत को जाना कि मरना क्या होता है। आध्यात्मिकता इनकी पीक पर थी। फिर इन्होंने रहस्यवाद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। रहस्यवाद वो, जैसे कि हमारी जो बीइंग है वो मरने के बाद कहाँ जाती है, ये एक रहस्य है। लोगों की अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, बट ऐसा कुछ भी एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि क्या होता है। नेक्स्ट, फिर ये एंटी रिलीजन थे, धर्म विरोधी थे। ये किसी भी एक धर्म की बात नहीं किया करते थे। ओशो का एक मेमोरियल बना, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट पुणे में। तो ओशो के बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, ये एक फर्स्ट था। और ओशो की मृत्यु हो गई 19 जनवरी 1992 में। नेक्स्ट, ओशो गिव्स 5 डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए इन्होंने 5 डायमेंशंस दी हैं। इनको आप पिलर्स भी आप इनके बोल सकते हैं कि हमें ओशो क्या सिखाते हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। एजुकेशन में हमें क्या सीखना है। देन फर्स्ट इज़ लैंग्वेज, सेकेंड इज़ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट, थर्ड इज़ सेंस ऑफ ह्यूमन, फोर्थ is art of creativity, and the fifth is very important, that the art of dying। सभी हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। बहुत से स्पिरिचुअल गुरु को देखेंगे, मेडिटेटर्स को देखेंगे, तो सभी द आर्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे। बट यहाँ पर ओशो ने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्ट ऑफ डाइंग। मैं मरने की कला सिखाता हूँ, इस तरह की बात ओशो ने की थी। तो ओशो का ये एक स्पेसिफिक पॉइंट था कि हम मरेंगे कैसे, हमारी लाइफ कैसे चलती चली जा रही है, हम अपने आज को जीते जिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें बहुत स्पेसिफिक बनाएगा और हम किस किस तरीके से चीज़ों को डिफरेंट कर पाएंगे। हम जी रहे
जी रहे हैं तो हम क्यों जी रहे हैं। इस तरीके की ओशो ने बहुत सारी बातें की हैं, जिसकी वजह से उनको एजुकेशन में एक मॉडर्न थिंकर का एक रोल दिया गया, मॉडर्न थिंकर का प्लेस दिया गया। एक्चुअली ही इज़ मॉडर्न थिंकर। नेक्स्ट इनको देखिए, एजुकेशन में क्या बोलते हैं ओशो। अतीत में जो शिक्षा प्रचलित है वह बहुत ही अपर्याप्त, अधूरी, सतही है। मतलब जो भी है बहुत निचले स्तर की है। शिक्षा में क्या है, कुछ भी तो नहीं, बस हम पढ़ रहे हैं और हम अपनी जीविका चला रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, ये आगे लिखा है मैंने, यह केवल उन लोगों को बनाती है जो अपनी आजीविका कमा सकते हैं, लेकिन यह स्वयं जीने की कोई अंतर्दृष्टि नहीं देती है। यह अधूरी ही नहीं, हानिकारक भी है, क्योंकि यह प्रतियोगिता पर आधारित है। आजकल की शिक्षा को देखिए ना आप, जितनी भी पीछे भी चलती चली आ रही है, उसका क्या ही सीन है। बस क्या शिक्षा हमें क्या दे रही है, एक प्रोफेशन, एक प्रोफेशनलिज्म, कि कोई वकील बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है। क्या टीचर में वो एक बेस पॉइंट टीचर मिलता है? कभी नहीं मिल पाता। बहुत रेयर ही, विरले ही ऐसे होते हैं जो टीचर में टीचर दिखेगा, डॉक्टर्स में डॉक्टर दिखेगा, इंजीनियर्स में इंजीनियर का टच होगा। अदरवाइज़ हम बस एक कंपटीशन की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, एक रेस बन गई है ज़िंदगी। ओशो ने ज़िंदगी को ठहराव बताया है। वो कहते हैं कि प्रकृति के साथ बदलते रहिए। यहाँ हम अपने विचारों को तो कभी बदलते ही नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम बस सीधे सीधे चलते चले जाते हैं, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो जो शिक्षा है वो अपर्याप्त तो हो ही जाती है जब हम अपने थॉट्स को नहीं चेंज करते। देन ओशो किसकी बात करते हैं, देखिए फिलॉसफी क्या है ओशो की। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि किसी व्यक्ति की चिंताओं से दूर दूसरों की राय सबसे कम होती है। ये सबसे सही बात है। दुनिया को सिखाया कि किसी व्यक्ति की चिंताओं में दूसरों की राय सबसे कम होती है। जब व्यक्ति अपने माइंड में कुछ सोच रहा होता है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एकदम स्पेसिफिक। वो दूसरों के बारे में नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सोचता है। आप अपने अपने आप से आप पूछ करके देखिए, जब आपके माइंड में कुछ चलता है तो वहाँ पर सेंटर पॉइंट आप होते हैं, ना कि कोई और होता है। उन्होंने हमें बताया कि अकेले रहना बिल्कुल ठीक है। जब हम अकेले रहेंगे तो हम अपने बारे में एग्जैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सीख पाएंगे ना। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लिविंग आवर लाइफ। जैसे कि हम रह रहे हैं, हमें अपनी फैमिली के साथ रहना है, सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है, आप सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ओशो ये कहते हैं अकेले रहना मीन्स कि आप अपने साथ रहिए, अपने विचारों के साथ रहिए। ऐसे रहिए कि आप पर दूसरे का इम्पैक्ट कम से कम पड़े। तो इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें बहुत अलग अलग तरीके से रहना पड़ेगा। वो ये नहीं कहते कि आप अपनी फैमिली छोड़ के कहीं और रहने चले जाइए। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने हमें बताया अकेले रहना बिल्कुल ठीक है। ओशो ने हमेशा प्रेम की अवधारणा की बात की और उसका समर्थन किया, लेकिन किसी के व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। ओशो क्या बात करते हैं, आपको जो करना है करिए, जो आपकी फ़िलॉसफी है आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, ना कि किसी और के ऊपर। जो आपके आदर्श हैं वो आपके हैं, तो आप स्वतंत्र रहिए और रहने दीजिए। आखिर प्यार क्या है अगर आप आज़ाद नहीं। कोई, जैसे आज के प्यार को देखिए, एक लड़का एक लड़की, एक हस्बैंड वाइफ, फैमिली में अदर फैमिली मेम्बर्स, वो क्या कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ओशो भी यही कहते हैं। तो उसको आपको अपने आधार, अपने विचार, अपने तरीक़ों से चलना है ना कि किसी और के तरीक़ों से। जब जहाँ पर आपके जीवन में ही दूसरों के तरीके लग जाते हैं तो वहाँ पर स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है, वहाँ कोई आज़ादी नहीं रहती। तो ओशो का यही एक फ़िलॉसफ़ी है कि आपको जीना है, आप अपने तरीके से जिए। जैसे ओशो ने अपने ही बारे में कहा है, मेरे जाने के बाद मेरे शिष्यों पर कभी विश्वास मत करना। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो मैं कहता हूँ मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन मैं उसका बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि जो आपने सुना। तो ये ओशो की एक बहुत स्पेसिफिक लाइन है जो उनकी फ़िलॉसफी को बिल्कुल क्लियर कर देती है। नेक्स्ट देखिए, ओशो के अनुसार टीचर कैसा होना चाहिए। ओशो ने टीचर्स को 5 कैटेगरीज़ में रखा। जैसे फर्स्ट देखिए इन्होंने क्या कहा, पहली श्रेणी में अरिहंता कहा जाता है। वह एक शिक्षक है और एक मास्टर भी है। गुरु होने का अर्थ है कि उसने जो कहा है उसे अनुभव किया है। फर्स्ट इनका गुरु का
देखिए श्रेणी क्या है कि ये वो उस टीचर की बात कर रहे हैं, जब कोई टीचर कोई बात कहता है दैट मीन्स कि उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कहा किया है। जब उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, रियलाइज्ड किया है बीइंग अ मास्टर, तो यही है गुरु होने का अर्थ। तो इसको इन्होंने अरिहंता कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। दूसरी श्रेणी को सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध केवल एक गुरु है। अभी देखिए हम ऊपर एक बात कर रहे थे, एक शिक्षक, एक मास्टर या गुरु होने का अर्थ। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक गुरु है। उसने महसूस किया है, लेकिन वह इसे संप्रेषित करने में असमर्थ है। मतलब जो उसने अपने आप में फील किया, वो उस चीज़ को बता नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस थे कि वो अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते थे, अपने भाव को। तो उनके भाव को एक्सप्लेन किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट देखिए, तीसरी श्रेणी को आचार्य कहा जाता है, जो केवल शिक्षक है, गुरु नहीं। वह ठीक ठीक जानता है कि वह क्या सिखा रहा है, परंतु अपने अधिकार से नहीं। जैसे कि आज के टाइम में देखिए, पहले के टाइम में भी देखिए, जो केवल शिक्षक है, गुरु नहीं। गुरु जो आपकी एक एक पॉइंट को जज करता है, उसकी बात ये गुरु में करते हैं। तो यहाँ पर कहा है वह ठीक ठीक जानता है कि वह क्या सिखा रहा है। उसे एक टारगेट दिया गया है कि आपको बस इतना बताना है, तो वो जो टारगेट मिला है उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है, लेकिन वहाँ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इसकी बात हुई। फोर्थ श्रेणी कौन सी है? फोर्थ कैटेगरी, चौथी श्रेणी को उपाध्याय कहा जाता है। वह जो अपनी बात के बारे में निश्चित भी नहीं है, शायद टुकड़े सच है। जैसे एक टीचर जब कुछ पढ़ा रहा है, उसे एक्चुअली पता ही नहीं है कि ओशो क्या है। जब वो ओशो के बारे में पढ़ा ही नहीं होगा, तो एज अ टॉपिक आपको क्या ही पढ़ाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की बात की गई है। लास्ट एंड फिफ्थ देखिए, और पांचवे को साधु कहते हैं। एक साधु वह है जिसने हासिल नहीं किया, लेकिन हासिल करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तभी आप ज्ञान के बारे में बेहतर बता पाएंगे। क्या पता उसके बाद क्या होगा, हम क्या बताएंगे, लेकिन उस चीज़ के बारे में हम ट्राई तो कर सकते हैं। अगर मैं एक बहुत बेहतर टीचर नहीं हूँ, बट एक टीचर बनने का ट्राई कर रही हूँ, तो कोशिश करने में बुराई नहीं है। क्या पता वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मैं वहाँ से उससे भी आगे पहुँच जाऊँ। यहाँ पर इसकी बात ओशो करते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका करिकुलम एंड हिज व्यू अबाउट एजुकेशन। तो एजुकेशन में और करिकुलम में ओशो ने क्या क्या रखा है? शिक्षा के बारे में मेरी दृष्टि यह है कि जीवित रहने के संघर्ष के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीना है, ये एक नाम नहीं, ये तो एक बोझ हो जाता है ना। जीवन को एक फेस्टिवल के रूप में मनाइए, एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाइए। जीवन में केवल प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। मतलब हर जगह आप कंपटीशन में ही उतरेंगे तो आप जीवन को जिएंगे कहाँ? जीवन में आनंद भी हो, एक अलग सा प्लीज़र हो, एक अलग सी हैप्पीनेस हो, एक नृत्य हो, एक गायन हो, एक पोइट्रिक वे हो, एक म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, और दुनिया के जो भी कुछ भी उपलब्ध पक्ष है। जैसे शिक्षा आपको इसके साथ क्या क्या सिखा रही है? पेड़ों के साथ बैठना, पक्षियों के साथ घूमना, आकाश के साथ डूबते चले जाना, सूरज की तरह चमकना, और चंद्रमा के साथ चांदनी जो इतनी ठंडी है उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार करना। अब यहाँ पर देखिए करिकुलम में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके सब्जेक्ट्स यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि म्यूज़िक की ये बात करते हैं, ये पोइट्री की बात करते हैं, ठीक है, ये आर्ट की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि जैसे कि रूसो ने दिया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जिसकी बात करते हैं, तो इसकी ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको कंपटीशन नहीं सिखा रही है। एजुकेशन वो है जिससे कि आप देख सके कि चिड़ियों की कलरव, चिड़ियों की गूंज जो है, और नदियों की जो कलरव है उनकी आवाज़ है, पहाड़ों की ऊंचाई, पेड़ों की पत्तियों की आवाज़, वो आपको कहाँ तक पहुँचाती है, आसमान की ऊंचाई आपको कहाँ तक ले जाती है। तो इन सब का भी एहसास जब आप में इनबिल्ट होगा, तब ओशो की एजुकेशन सक्सेसफुल होगी। तो यहाँ तक हम ओशो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड आप इस चैनल से जुड़े रहिए। एंड अपॉर्चुनिटी क्या है? ए पूरा 1 ईयर और आपको 365 अपॉर्चुनिटीज़ देता है। थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन माई चैनल।
बाय।